हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो कि सीडीपी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीडीपी फॉर सीटेट। इसमें हम पढ़ेंगे कि लर्निंग के लिए जब बच्चा कोई लर्निंग करता है तो लर्निंग करते समय किन किन एस्पेक्ट से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम सर ने दिया था। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। इसके अंतर्गत उन्होंने एक लर्निंग फ्रेमवर्क किया। क्या फ्रेमवर्क था? फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग फ्रेमवर्क दिया था। किसके लिए? बच्चे की समझ का विकास कैसे होता है, अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग, बच्चा सीखता कैसे है, लर्निंग। एंड थिंकिंग, बच्चे का चिंतन किस तरीके से चलता है, जिसे उन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। तो 3 पार्ट में पहला पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है इमोशनल अफेक्टिव डोमेन या इमोशन भी कह सकते हैं, भावनात्मक पक्ष, तो अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष, मतलब मनोवैज्ञानिक भी प्लस क्रियात्मक भी। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो ये होता है सभी डोमेन्स हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने सिस्टमैटिकली कॉग्निटिव डोमेन पर अपना काम किया था अधिक ज़्यादा। जैसे 1956 में इसमें सिस्टमैटिकली कॉग्निटिव डोमेन पर उन्होंने अधिक जोर दे करके इसके स्टेजेस बताए थे कि बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन की हिंदी है संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब बच्चे के बौद्धिक विकास, बच्चे का बुद्धिलब्धिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, ये उन्होंने दिया था 1956 में। उसके बाद 1964 में फिर अफेक्टिव डोमेन को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया गया था। अफेक्टिव डोमेन के सिस्टमैटिक स्टेजेस दिए गए थे कि बच्चे के अंदर यानी कि भावनात्मक पक्ष का विकास किस तरीके से होता है। तो इसका हिंदी है भावनात्मक पक्ष 1964 में। ये तो डायरेक्ट इसके ऊपर मुख्य मनोवैज्ञानिक तो ब्लूम सर थे, और यहाँ पे ब्लूम सर भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इनके एक और है जिन्हें हम कहते हैं कर्टवॉल, जो यहाँ पे है कर्टवॉल। 1964 में। उसके बाद आया साइकोमोटर डोमेन जो कि 1969 में दिया गया था। इसमें कर्टवॉल एडर्सन, एक है नाम है एडर्सन, ये भी शामिल है। इसमें भी एडर्सन शामिल है, लेकिन जो मुख्य रूप से है शामिल है सिम्पसन 1969, और यहाँ पर मुख्य रूप से शामिल है जैसे इसमें है एएस हैरोव भी शामिल है, और इसमें जो है आपके सिम्पसन शामिल है। इसमें एएस हैरोव शामिल है और सिम्पसन, दोनों लोग शामिल है मुख्य रूप से। और एक और है जैसे आरएच डेव। एएस हैरोव और सिम्पसन, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करेंगे, तो हमारा था छोटा सा खाली इंफॉर्मेशन डेटा। अब हम सही से चेक करें, देखेंगे सारे डोमेन्स के बारे में, अफेक्टिव
कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को सिस्टमेटिकली समझेंगे। 1956 में कैसे ब्लूम सर ने कॉग्निटिव एस्पेक्ट में लर्निंग किन किन स्टेजेस से होकर गुजरती है, या किन किन स्टेजेस से बच्चे के अंदर कॉग्निटिव, किन किन स्टेजेस से बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डोमेन का विकास होता है, कॉग्निटिव डोमेन में डेवलपमेंट होता है, इस बात को उन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से कुछ स्टेजेस दिए थे। और उस स्टेजेस में था, पहला स्टेजेस था नॉलेज। नॉलेज यानी कि ज्ञान। सबसे पहले बच्चा ज्ञान ग्रहण करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, सेंसर्स के थ्रू ज्ञान ग्रहण करता है। उसके बाद फिर है सेकेंड स्टेज, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। जिसे हम कहते हैं बूझ। फिर बच्चा समझता है कि इसमें हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। बच्चा इस चीज कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसको अब प्रोसेस करता है, उसको समझता है इसमें क्या सही है क्या गलत है, मतलब बच्चा उस चीज़ को समझने की शुरुआत करने लगता है। अच्छा, समझ बूझ, इसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। एप्लीकेशन यानी जो कुछ भी हमने समझा बूझा उसको अप्लाई करना, जो कुछ भी हमने समझा बूझा उसको अप्लाई करना, इसे कहते हैं एप्लीकेशन। कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन लिया, उसमें पूछना है कि अरे इसमें पहले सबसे पहले उसको पढ़ा, यानी कि हमने उसे आँखों के माध्यम से उसको पढ़ा, यानी नॉलेज लिया। फिर समझा कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है, यानी ये कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। फिर हम उसको अनुप्रयोग करेंगे, जो पूछना चाह रहा है उसमें हमको जितना ज्ञान मालूम है उसको अप्लाई करके आगे पढ़ेंगे, यानी कि उस जो कुछ भी समझा उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अप्लाई करने का प्रयास क्या है, जो हमारे पास नॉलेज है उसके अनुसार जो कुछ पूछ रहा है उसमें हम अप्लाई करेंगे, समझ बूझ कर अप्लाई करेंगे, ये हो गया। तो इसे एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है एनालाइज। जो हमने किया, हमने जो अप्लाई किया कितना सही है कितना गलत, क्या सही है क्या गलत, हमारा द्वारा किया गया समझने के बाद जो हमने एप्लीकेशन किया, हमारा जो अनुप्रयोग है वो कितना सही है कितना गलत, उसको एनालाइज करना, चेक करना, ये हमारा एनालाइज कहलाता है, जिसे हमने विश्लेषण। फिर एनालाइज के बाद हम क्या करते हैं, फिर कुछ जब हमने समझ लिया कि हाँ ये चीज़ सही है गलत है, एनालाइज किया, फिर हम कुछ क्रिएट करते हैं, यानी सिंथेसिस करते हैं, फिर कुछ नव निर्माण करते हैं कि हाँ कुछ नया निर्माण करते हैं। कि अगर देखा कि हाँ ये सही है तो आगे आंसर की तरफ बढ़ चलते हैं, तो नहीं सही है क्या गड़बड़ है, एनालाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इस रास्ते से सही है इस रास्ते से सही है, तो हमने कुछ नव निर्माण किया। हो सकता है अगर हम सही हैं तो हमने ये निर्माण किया कि हमारे द्वारा किया गया ये जो तरीका है वो सही है, यानी ये प्रोसेस का निर्माण किया कि इस प्रोसेस से चलोगे तो सही रास्ते में पहुँचोगे। वरना जैसे नहीं किया तो क्या कहाँ गलती आ गई उसको खोजना ढूंढना, मतलब कि एक नई अवधारणा का निर्माण कर रहे हैं। नए क्वेश्चन में जो जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हल होगा उस क्वेश्चन में उस अवधारणा उस कॉन्सेप्ट का निर्माण कर रहे हैं। कब निर्माण कर पाएंगे, जब एनालाइज के बाद, एनालाइज से ही तो आगे उठेंगे, तभी सिंथेसिस में निर्माण कर पाएंगे, इसलिए इसे संश्लेषण कहते हैं। लेसन प्लान बनाते समय भी इन दोनों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जब क्वेश्चन हम लेसन प्लान में डालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण करने के बाद जब हम प्रस्तुतिकरण में पूछते हैं तो दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं, हर्बर्ट लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। उसमें हम पहला प्रश्न का तरीका होता है विश्लेषणात्मक प्रश्न और दूसरा होता है संश्लेषणात्मक प्रश्न। मैथ्स पेडागोजी के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस में विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है, इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, और संश्लेषणात्मक में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं।
जब हम बच्चों से पूछते हैं कि हाँ बच्चों बताओ इसको, इसमें जैसे क्या प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में ये दिया गया है, प्रश्न में और क्या दिया है, ये दिया गया, और क्या दिया, ये किया है, क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले ही सब ज्ञात था, अब कैसे ज्ञात करेंगे। इस चीज़ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक प्रश्न उठता है कि हाँ अब कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ज्ञात से अज्ञात क्यों। अब संश्लेषणात्मक में क्या होता है, संश्लेषणात्मक में हम पहुँचते हैं कि हाँ अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको क्या ज्ञात है, तो हमको क्या ज्ञात करना है और उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या करेंगे सीखते हैं। फिर जो अब हमें अज्ञात है उसको हम ज्ञात क्यों ले सकते हैं। अच्छा प्रश्न में क्या दिया था, क्या दिया था, क्या दिया था, कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे या इस तरीके से ज्ञात करेंगे, और उसमें हम मान रख करके गणनाएं करके हम उसको जो कि अज्ञात था उसको ज्ञात की तरफ पहुँचे। तो यानी कि हमने क्रिएट किया, विश्लेषण में हमने पहले तरीका जान लिया, कुछ एनालाइज किया, और सिंथेसिस में हमने क्रिएट किया, यानी कुछ संश्लेषण किया। अब उसके बाद फिर इवैल्यूएशन आता है, लास्ट स्टेप होता है इवैल्यूएशन, मतलब हमारे द्वारा किया गया प्रयास कितना सही है, कितना ठीक है। जो लास्ट में हम करते हैं इवैल्यूएशन, इसको हम कहते हैं हिंदी में मूल्यांकन। इसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। तो इस तरीके से जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन को 1956 में ब्लूम सर ने 1956 में ये स्टेजेस दी थी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन जिसे अनुप्रयोग कहते हैं, और उसके बाद एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और उसके बाद इवैल्यूएशन। इस प्रकार से ब्लूम सर ने ये कुछ 6 स्टेजेस उन्होंने दी थी कि कोई भी लर्निंग, कोई भी थिंकिंग बच्चों को संज्ञानात्मक पक्ष बच्चे का किस स्टेजेस से होकर के विकास होता है। उसके बाद 2001 में उसे फिर से लॉरेन एंडरसन और डेविड कर्टवॉल ने फिर से 2001 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को दोबारा से संशोधित किया था, और उसमें कुछ हेर फेर बदल करी थी, और वो हेर फेर बदल कुछ इस प्रकार से है। 2001 में लॉरेल एंडरसन और डेविड कर्टवॉल, यानी कि नेम एंडरसन और कर्टवॉल, इन्होंने 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव पक्ष दिया था। उसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया। क्या संशोधन किया कि जो नॉलेज है, नॉलेज एक नाउन वर्ड है, उसको उन्होंने चेंज कर दिया वर्ड रिमेंबर में, जो कि एक वर्ब वर्ड है ना, ये क्रिया है, और वो तो एक नाउन है। यानी यहाँ पे था रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखना, जो आपने सुना, जो भी आपने ग्रहण किया, उसको आप पहले याद रखें, रिमेंबर। फिर अंडरस्टैंड, उसमें समझना, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड एक जैसा ही है, एप्लीकेशन अप्लाई वही है, फिर वही चल रहा है, रिमेंबर अंडरस्टैंड, उसके बाद उसे अप्लाई करना, उसके बाद एनालाइज करना। लेकिन एनालाइज के बाद, विश्लेषण के बाद तो चेक करना कि हमने जो एनालाइज किया वो सही है गलत। पहले इवैल्यूएट आ गया, ना कि क्रिएट आया। पहले यहाँ पे आया कि जो कुछ भी हमने एनालाइज किया है सही है गड़बड़ है, उसको पहले इवैल्यूएट करना, चेक करना कि ये बात सही है, ये बात गलत है। जो भी हमने विश्लेषण किया है, ये विश्लेषण हमारा सही है या गलत। और जब हमारा विश्लेषण सही गलत हो, पहले इवैल्यूएट कर लें, उसके बाद नहीं क्रिएट, उसके बाद क्रिएट करना, यानी उसके बाद संश्लेषण करना। यानी विश्लेषण में जब भी हमने हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े, तो जो भी हमने फॉर्मूला वगैरह जो कुछ भी हमने खोजबीन करी, उसका पहले मूल्यांकन करना कि ये सही है, नॉलेज हमने खोज पड़ताल करी है, सही हमने एनालाइज किया, सही विश्लेषण किया है, उसके बाद हम उसको संश्लेषण में जाएं, उस पर क्रिएट करें। तो इस प्रकार से जो यहाँ का इवैल्यूएशन है वो इधर आ गया है, और यहाँ का जो सिंथेसिस है वो क्रिएट शब्द लेकर के ऊपर आ गया है। तो बस इतना ही सा था हमारा कॉग्निटिव डोमेन। अब उसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। एक खास बात और है कि यहाँ पर जो नीचे के 3 हैं वो हमारे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। इसमें ज़्यादा सोचने विचारने के लिए ज़्यादा शक्ति नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत ही होता है। हम थोड़े बहुत ही दिमाग से, मतलब थोड़ा से ही चिंतन से, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से ही हमारे ये तीनों स्टेजेस, हम इन तीनों स्टेजेस पर चलते हैं।
हमारे जो बुक्स में, एक्सरसाइज बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, वो NOTS के होते हैं, मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के होते हैं। लेकिन जब बच्चा उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेता है, अपने चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैथ्स पेडागोजी के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जब वो एक हर एक्सरसाइज के बाद एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस का संकलन होता है जिसे हम HOTS यानी हॉट्स के नाम से जानते हैं। वो होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें एनालाइज, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन की 3 स्टेजेस भी लगती हैं, उनसे हम HOTS के नाम से जानते हैं। हमारी एक्सरसाइज बुक्स में ऐसे ही होता है। बहुत इसमें मैथ्स पेडागोजी में इसका डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस पेडागोजी में नहीं देखा जाता या और किसी सब्जेक्ट पेडागोजी में नहीं देखा जाता। मेन चीज़ ये है कि जब हमें थोड़ा बहुत चिंतन करना होता है तो उसके 3 स्टेजेस रहते हैं, बस नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। और जब ज़्यादा सोचना होता है, ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा गहराई से चिंतन करना होता है, उसमें 3 स्टेजेस ऊपर की ओर बढ़ती है, एनालाइज, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, जिसे हम HOTS हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में अगर हम सीखें, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा इसके जो मेन देने वाले हैं ब्लूम सर है, पर इसके जो मेन है उन्हें कुर्थ्वॉल 1964 इसे सिस्टमेटिकली उन्होंने दिया था। उसके बाद इसकी कैटेगरी के इसे हम कैटेगरी में हम बांटें, इसको कैटेगरी में बांटें तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें आता है रिस्पॉन्ड, सबसे पहले आता है रिसीव करना, भावनात्मक पक्ष, जो कि अफेक्टिव डोमेन है, यानी कि हम भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से हमारे अंदर जो परिवर्तन आते हैं या विकास होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है रिसीव करना, ग्रहण करना। जब भी हम कुछ भावनात्मक रूप से कुछ ना कुछ हम भावनात्मक रूप से कुछ हिंट, कुछ तो ग्रहण करेंगे, तो हमारे तभी तो वो हमारे अंदर जाएगा। तो सबसे पहले होता है उसे रिसीव करना, इसे कहते हैं अनुभव। इसके बाद रिसीव करने के बाद आता है रिस्पॉन्डिंग, यानी कि अनुक्रिया करना, उसके प्रति हम कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कोई नॉलेज को हमने ग्रहण किया तो उसके प्रति हमने रिस्पॉन्ड किया। कभी किसी ने पुकारा कि जैसे कोई बोलता है हेलो, तो हाँ हम बोलते हैं हाँ बोलो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही कोई कुछ पुकारे तो हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे कि कोई भी हमने जो भी कोई प्रतिक्रिया अनुग्रहण की, उसके प्रति हमने कुछ प्रतिक्रिया किया, हमने कोई क्रिया ग्रहण की, हमने कुछ ग्रहण किया, उसके प्रति क्या हमारा अनुक्रिया रहा, हमारे का रिस्पॉन्ड रहा। अच्छा, उस हमारे रिस्पॉन्ड के बाद फिर आता है वैल्यूइंग, यानी जो भी हमने रिस्पॉन्ड किया उसमें हमारी वैल्यू देखना कि अरे हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, हमारी बात में कितना दम है, उस बात की वैल्यू, उसकी उन्मूलन करना, मतलब कि हमारी बात में कितना दम है, या हमने जो अनुक्रिया किया वो हमारी अनुक्रिया कैसी अनुक्रिया रही, उसका चेक करना, उसकी वैल्यू देखना, यानी उसे कहते हैं अनुमूलन, इसको कहते हैं अनुमूलन। अनुमूल्यन। फिर आता है अनुमूल्यन के बाद जब हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, तब फिर हम एक अवधारणा बनाते हैं कि हाँ या तो मेरा बर्ताव उसके प्रति गलत रहा या मेरा बर्ताव उसके प्रति ठीक रहा। मान लेते हैं किसी ने आपसे मजाक कर दिया, आपने मजाक को आपने गुस्सा जैसा ले लिया, अरे इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, तो आपने उन्हें कुछ कटु शब्द कह दिए तो कटु शब्द जैसे आपने कहे तो उसके बाद आपको एहसास हुआ, यानी एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी वैल्यूइंग, आपने चेक किया कि इसे ऐसा मुझे इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, भले चाहे उन्होंने मजाक किया था तो मजाक ही तो था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपने वैल्यू करी। उसके बाद कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फिर आपके अंदर एक अवधारणा का निर्धारण होता है, अगर ऐसा कभी हो तो मुझे इस प्रकार से बर्ताव
नहीं करना है। कोई मजाक कर दे तो मुझे उसे हर समय दिल से लगाना नहीं है। इसे हिंदी में प्रतीकरण भी कहते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बाद जैसे ही हमने उसको प्रतीकरण किया तो उसके बाद जो कुछ भी हमने सीखा हमें पूरे घटना से उस घटना का हम एक जगह संगठित करेंगे जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हम संगठन कहते हैं। जैसे हमसे उन्होंने मजाक किया, मैंने सुना, तो उसके बाद हमने रिस्पॉन्ड किया, मुझे क्रोध आ गया, तो क्रोध आने के बाद फिर हमने उनको प्रति जो क्रोध आया तो हमने उनके प्रति रोष व्यक्त किया, कुछ कटु उन्हें वचन कह दिया है। उसके बाद खुद उन्हें नहीं, खुद वो वैल्यू निर्धारण करी कि क्या मैंने ये बात सही करी, क्या गलत करी। उसके बाद फिर जब ऐसा हुआ तो उसके बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी कि सबसे पहले हमने अपने अंदर अवधारणा, अपने अंदर प्रतीकरण किया, अपने अंदर आपको बनाया कि नहीं, अपने अंदर एक अवधारणा बनाई कि नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि कोई मजाक करते तो उस मजाक को हमें इतना सीरियसली नहीं लेना है, हमें एकदम से क्रोध में आकर किसी को कटु वचन नहीं कहना है। मजाक ही तो था, ऐसा नहीं कहना। आगे कभी कोई मजाक करे तो बिल्कुल क्रोध में आने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बात करनी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फिर जो कुछ सीखा उसको फिर एक बार में संगठित किया कि हाँ, जब कोई मुझे मजाक कर दे, जब कोई भी मजाक करे तो उस मजाक का रिस्पॉन्ड, उस मजाक पे हमें क्रोध नहीं करना है, उस मजाक में भी क्रोध न करके उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी है। जैसे हमने कहा संगठन ऐसा होता है, इसका संगठन ऐसा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर जब आपने अगर संगठित कर लिया, आपने ठीक स्टेप्स अप्लाई कर लिए और सच में अप्लाई कर लिए, तो फिर लास्ट स्टेप होता है हैबिट फॉर्मेशन। फिर आपके अंदर एक आदत का निर्माण हो जाता है, हैबिट फॉर्मेशन। जैसे हैबिट फॉर्मेशन जो कि आदत का निर्माण है, इसे हम चरित्र निर्माण भी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सत्संग का। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सत्संग नहीं सुनते, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग सत्संग मतलब कि साधु संग, संत संग, सत्संग करते समय जो आचार्य हैं यानी गुरुजन है, जब वो कुछ वचन कह रहे होते हैं तो हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं। तो ध्यान से सुनते हैं तो हम ध्यान से सुनते हैं तो उसके प्रति हमारे समय साइकोमोटर डोमेन का कुछ ज़्यादा विकास हो रहा होता है। कैसे? जब हमारे प्रति किसी ने कुछ क्रोध किया तो हमने क्या किया कि हमने उसके प्रति और क्रोध कर दिया। मान लो किसी ने मुझे चिल्ला दिया, उसके प्रति मैंने और चिल्ला दिया, तो ये क्या है, हमारा इफेक्टिव डोमेन ही तो विकास हो रहा है। अब सत्संग करते हुए किसी व्यक्ति ने सुना कि कोई व्यक्ति आपको चिल्लाए तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान के जन हैं और सभी तो भगवान के जन हैं, हम किससे क्रोध करें? तो क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। तो जब हमने ये चीज़ सीखी तो हमने ये जो ज्ञान लिया था, अब इसे हम अपने चरित्र में देखें कैसे निर्माण कर रहे हैं, भावनात्मक पक्ष में हमारा कैसे विकास होता है, इसे देखेंगे। तो जैसे हमारे समक्ष किसी ने क्रोध किया तो हमने भी क्रोध किया, सबसे पहले रिसीव किया, फिर हमने भी उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, क्रोध किया। उसके बाद हमने देखा कि अरे हमने तो सीखा था, गुरुजन कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए और ये क्रोध करना तो बड़ा घातक हो जाएगा। तो हमने ये किया हमने वैल्यू निर्धारण करी, ठीक है। उसके बाद जब वैल्यू निर्धारण करी क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद हमारे अंदर अवधारणा बनी कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान के जन हैं, ईश्वर के जन हैं, हमें किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्चुलाइजेशन। उसके बाद कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद जब हमने उसको संगठित कर दिया, जब उसे संगठित किया कि कोई भी व्यक्ति, हमें हर किसी का सम्मान करना है, सबसे प्रेम से बात करनी है, सबको आदर देना है,
इस प्रकार से जब इसे हमने संगठित किया कि और किसी भी परिस्थिति में यदि कोई हमें क्रोध भी कर रहा है तो उसका कारण जानना है, अकारण उसके प्रति पलट करके क्रोध नहीं करना है। जैसे ही हमने ये 5 स्टेप्स की फॉर्मेशन किए तो उसके बाद हम हैबिट फॉर्मेशन में अपने चरित्र का निर्माण कर लिए। इस तरीके से हमारी भावनात्मक पक्ष का विकास हुआ। आगे देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम मनोशारीरिक या मनोगत्यात्मक और इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। जो साइको मतलब साइकोलॉजी से मनोविज्ञान से आया है और मोटर का मतलब होता है गत्यात्मक यानी कि क्रियात्मक पक्ष। अब हम देखेंगे इसको कि हम साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत हमारा विकास अधिगम विकास कैसे होता है, लर्निंग किस तरीके से अपने स्टेजेस में चलती है। जैसे कि सबसे पहले साइकोमोटर डोमेन को ऐसे समझिए कि करके सीख रहे हैं। तो जब हम कुछ करके सीखते हैं तो जब हम करके सीखते हैं तो किस तरीके से हम सीख रहे हैं, कुछ करके सीखने में क्या स्टेप्स हैं। तो करके सीखने में स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है एक स्टिमुलस का यानी कि उद्दीपन। सबसे पहले हमें एक स्टिमुलस मिलना चाहिए, एक उद्दीपन मिलना चाहिए। उद्दीपन मिलना चाहिए तभी तो हम उस वर्क को आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, एक माँ को पता है कि एक बच्चा भूखा है, तब तक कि उस माँ का मन नहीं लगेगा जब तक कि वो अपने बच्चे को भोजन खिलाना दे। तो माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाने के लिए उस माँ को क्या मिला, एक स्टिमुलस मिला है, उद्दीपन मिला है। माँ उत्तेजित हो जाती है ना, जब तक कि बच्चा भूखा रहेगा तो माँ खाना बनाने का प्रयास करती है, अच्छे से अच्छा बच्चे की इच्छा अनुरूप खाना बनाती हैं कि बच्चे को हम भोजन खिला दें, बच्चा भूखा ना रहे। तो माँ के लिए एक स्टिमुलस हो गया। अब आगे बढ़े, फिर क्या होता है, स्टिमुलस के बाद उसके प्रति फिर माँ क्या करती, किचन में जाती, खाना बनाती, यानी कि कार्य करती। फिर क्या होता है, उसके बाद कार्य का नियंत्रण करती है, मतलब कि कितना काम करना है, ये नहीं कि हम करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कहा हमें कचौड़ी चाहिए, तो कचौड़ी बच्चे को कितनी कचौड़ी खा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, इससे ज़्यादा को कचौड़ी तो छोटा बच्चा नहीं खाएगा, या है ना। तो हमें कितनी कचौड़ी बनानी है। अब ऐसा नहीं है कि हम 10, 12, 20 ठो कचौड़ी बनाने जा रहे हैं, बच्चा मेरे भी एक ही है तो एक ही बच्चे को हमें कचौड़ी खिलानी है, तो इसका मतलब हम काम को नियंत्रण करना पड़ेगा, कितना बनाना है ना, कितना उस काम को करना है, कितने टाइम मैनेजमेंट पे करना है, कितनी जल्दी करना है। ये नहीं कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं। साइकोमोटर भाई स्टिमुलस तो हुआ, कार्य करना कर भी रहे, बच्चा अभी भूखा, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं कि शाम तक बच्चे को खाना देंगे। तो क्या इस तरीके से हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। यानी कि हम कार्य का नियंत्रण भी करते हैं, समय अनुरूप करते हैं, अमाउंट यानी कि मात्रा अनुरूप करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करते हैं समायोजन। समायोजन मतलब जो कुछ बनाया उसको एक साथ इकट्ठा करते, नहीं कचौड़ी भी बनाई, चटनी भी बनाई, एक गिलास पानी भी रखा बच्चे के लिए, है ना, और बच्चे को अगर कुछ फ्रूट जूस वगैरह पसंद है तो वो भी हम रखा उसके साथ। तो हम क्या किए, समायोजन किए, ऑर्गेनाइज किए, संगठित किए, जो कुछ भी हमने काम किया इकट्ठा किया, और तब कहा हाँ भाई आ जाओ पालो आकर। उसके बाद क्या किया कि जैसे हमने ये वर्क किया तो ये हमारे स्वभाव में भी यानी स्वाभाविकरण हो गया कि अब जब बच्चे को भी ये पूरा जो काम है इसी तरीके से काम करने की स्टेज हमारे स्वभाव में होगी। जैसे भी बच्चे को भूख लगती है तो माँ क्या करती है, इसी स्टेजेस को फॉलो करती है। उद्दीपन आता है, उसका वो कार्य करती, कार्य का नियंत्रण होता है, होता है, उसके बाद उसको समायोजन करती है। इस प्रकार से उसके अंदर ये स्वाभाविकरण हो गया कि इस तरीके से काम करने की प्रक्रिया उसके अंदर क्या हो गई, एक स्वभाव के रूप में बैठ गई कि इस तरीके ये स्वभाव में आ गया कि इस तरीके से काम करता ही है, इस तरीके से काम करना है, हैबिट आ गई। हैबिट फॉर्मेशन के बाद स्वभाव, ये स्वभाव आ गया कि इसी तरीके से वो काम करता है। और उसके बाद आता है जिसे हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं। जिसे हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आया आदत का निर्माण। अब आदत का निर्माण की माई
माई बच्चा भूखा होगा तो कितनी फटाफट हमारी मैयाएँ को देख लो, जब हम लोग भूखे होते हैं तो कितनी फटाफट भोजन बनाती है हम लोगों के लिए। हम लोगों की मनपसंद का भी चाहिए मनपसंद का भी चाहिए भोजन, और इसके साथ कुछ चटनी अचार जो भी पसंद हो, पानी जो भी पसंद हो, जूस वगैरह वगैरह वो भी साथ में होना चाहिए। ये सब कुछ समायोजन करती हैं। तो इस तरीके से माई हम लोगों के लिए भोजन बनाने की सारी फरमाइशें पूरी करती हैं। तो ये क्या है कि ऐसे ये देना है, तो यानी ये तो स्वभाव, पहली चीज़ स्वभाव में है, फिर आदत करने में आती है। ऐसे ही बच्चा भी सीखता है। अरे बच्चे को अगर हमने कोई काम दिया, कोई बच्चे ने कोई टास्क परफॉर्म किया कि कोई हमें ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग करने में एक स्टूलस आए कि उसके अंदर उत्तेजना है कि हाँ हमें ड्राइंग करनी ही है, कोई मछली का फिगर बनाना ही है। फिर बच्चे का मछली का फिगर बनाने के लिए बच्चे ने कार्य किया, फिर बच्चे ने कार्य को नियंत्रण किया कि नहीं मछली का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कैसे कैसे आकार होना चाहिए, उसको उसने किया, चेक किया, फिर उन सब चीज़ों को समायोजन किया कि सही आकार में मछली को बैठाना है। उसके बाद स्वाभाविक है, फिर बच्चा धीरे धीरे इसी आकार में मछली आगे बनाना शुरू करे। अब बच्चा जब भी मछली बनाता है इसी आकार, इसी स्टेप्स को फॉलो करके ये मछली बनाना शुरू करता है। जैसे ही आगे बढ़ चला बच्चे को फिर वैसा ही मछली बनाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने सीखा कि मछली बनाने के लिए ऐसे एक लाइन खींचनी चाहिए, एक ऐसे लाइन खींचनी चाहिए। उसके बाद बच्चे ने कहा एक इस तरह से लाइन खींचनी चाहिए, इस तरह से लाइन खींचनी चाहिए, फिर ऐसे मिला देना चाहिए। फिर बच्चे ने देखा कि एक यहाँ पे ऐसे खींचना चाहिए, एक ऐसे खींचना चाहिए, और बनाना है तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। फिर यहाँ पे स्माइल होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी सी आँख होनी चाहिए, और यहाँ पे तो बच्चे के अंदर है कि मैंने मछली बना दी। एग्जाम्पल, आप बच्चा जब भी मछली बनाएगा इसी तरह बनाएगा। तो ये बच्चे ने तरीके सीखा। साइकोमोटर डोमेन टैक्सोनॉमी के तीनों पुस्तक पूरे हो गए। थैंक यू। हरे कृष्णा।